आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जय ठक्कर भी आपको 10 की कमाई की अपनी कुछ बेहतरीन पिक्स देंगे, कुछ और पिक्स आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले एसपीएल मिड कैप स्टॉक में सेठी साहब और पालिया साहब। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अरे पहले तो राजेश जी आपको बधाई, पूछो किस लिए, क्योंकि आपको पता तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं पता है अनिल जी। गजब कर रहे हैं सर, आपका इंदौर फिर से वो स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1। गजब, लगातार 5 साल हुआ है। फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म में इंदौर को मिला है। तो इसे कैसे माना जाए, आप इंदौर छोड़कर मुंबई रह रहे इस वजह से स्वच्छ है, या आप इंदौर के इस वजह से स्वच्छ है? नहीं अनिल जी, मैं इंदौर बिल्कुल जाता रहता हूँ। अभी भी दिवाली पे मैं 15 दिन इंदौर ही था, तो बहुत फ्रिक्वेंट में जाता रहता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपको और इंदौर वाले सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इंदौर मेरे दिल के बड़ा करीब है, बहुत पसंद है मुझे इंदौर, और इंदौर के लोग गजब के पसंद है। मतलब जो खाने पीने का आनंद है ना वहाँ पे, ओहो, और लोग भी बड़े वार्म हैं। हालांकि एक ही चीज हमने मार्केट माफिया वाला प्रोग्राम इंदौर वालों के अगेंस्ट में नहीं किया था, कुछ लोगों के खिलाफ किया था, बट बाकी ओवरऑल इंदौर का तो मुकाबला ही नहीं। और इतनी साफ सिटी हो चुकी है और लगातार मेंटेन कर रही है। देखिए हाइस पर पहुंचना, नंबर 1 बनना उतना मुश्किल काम नहीं जितना उस पोजीशन को मेंटेन कर पाना। बिल्कुल, क्योंकि दूसरों की तरफ से भी कंपटीशन आता है। आप जब ऑलरेडी बेस्ट हैं तो और कितना इंप्रूव करेंगे जी। तो इसलिए राजेश जी के शेयर को बहुत बहुत बधाई। बताएं सर, करिए शुरुआत अपने लॉन्ग टर्म पिक के साथ। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक रहेगी फाइन ऑर्गेनिक्स। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी, मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है और करेक्शन भी देखा हमने हायर साइड से, लेकिन ये स्टॉक में जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ बना हुआ है, वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के स्टॉक अब ब्रेकआउट के नजदीक ट्रेड कर रहा है। मंथली सेटअप भी इसके पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फाइन ऑर्गेनिक को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 3800 की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है। तो 3640, 3590 ये रेंज में बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 3500 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और 3800, 3850 तक की अपसाइड ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो फाइन ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की सलाह। लंबी अवधि के लिए खरीदने फाइन ऑर्गेनिक्स, ये है राय आपके लिए आती हुई पालिया साहब की तरफ से खरीदारी की। तो बेहतरीन स्टॉक है जहां पर एक्शन हो सकता है तेजी की तरफ। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब, पहले तो आपका पसंदीदा बेरिंग सेक्टर आज रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आ रहा है। विश्वेश जी ने भी ANR भी बेरिंग खरीदारी करने की राय दी। बताइए सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और मुझे मालूम है ये स्टॉक आपको भी काफी पसंद है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 175 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक इस साल का मेरा दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी मेरा पिक था, और वहां से फिर कुछ अच्छे अपसाइड इसमें देखने को मिले। बट फिर जो बाजार में गिरावट आई है उसमें ये स्टॉक वापस से 174-75 के लेवल पे आ गया, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल है मेरे राय में, जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी की बिल्कुल रीरेटिंग होने की पूरी संभावना। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है। रियल एस्टेट कंपनीज के जो नतीजे आए सितंबर क्वार्टर में बेहद ही दमदार थे। इस कंपनी के भी नतीजे बहुत ही अच्छे थे सितंबर क्वार्टर के। फिर जिस तरह से होम लोन की दरें आज 6.5% पे है, तो उसका एक बड़ा फायदा रियल एस्टेट कंपनीज को हो रहा है। फिर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कई तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है रियल एस्टेट को, तो उसका भी फायदा होना। और बाकी इसमें जो एक मेजर ट्रिगर है वो है इनका जो मर्जर होना है एम्बेसी ग्रुप के साथ, जो कि लगभग दिसंबर तक मुझे लगता है ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और एक बार ये एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर होने के बाद इस कंपनी का नाम बदल के एम्बेसी डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है फिर डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी खासी रीरेटिंग होनी चाहिए। और पोस्ट मर्जर इसमें एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी हो जाएगी अराउंड 45%, ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी रहेगी 19%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा मौका है करेक्शन के बाद खरीदारी करने का। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 250 रुपए का। 250 रुपए का बड़ा टारगेट आते हुए दिख रहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इस पर रखनी है नजर, हमारे भी रेडार पर रहा है। कई बार अनिल जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की दी है, और 250-250 के टारगेट्स के बारे में अनिल जी ने भी बात करी है। खरीदारी करके चलें इस पर, और हमने कुछ फंड एक्शन भी इस काउंटर पर होते हुए देखा है। आइए सिद्धार्थ जी से जानते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये जो स्टॉक है ये 2-in-1 शेयर है। क्यों वो बताता हूं, बट ये कंपनी है KPR मिल्स, टारगेट होगा 565 का। फाइबर टू फैशन वाली कंपनी है ये। इसका जो इनरवेयर की ब्रांड है फासो, ये भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन और वॉल्यूम्स बिल्ड कर रही है। 2-in-1 क्यों कहा मैंने KPR मिल्स को,
क्योंकि ये एक्सपेंशन का प्लान है इनका बहुत बड़ा। पर एक्सपेंशन में दो अलग अलग बिजनेस का एक्सपेंशन है। पहला 750 करोड़ का एक्सपेंशन है, जिसमें से 500 करोड़ का एक्सपेंशन इथेनॉल बिजनेस में करने वाली है और 250 करोड़ का एक्सपेंशन टेक्सटाइल्स में करने वाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि टेक्सटाइल्स भी बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी के दौर पे, और इथेनॉल की तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट के थ्रस्ट और फोकस है, इथेनॉल भी बहुत बड़ी कैपेसिटीज ला सकती है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट टेक्सटाइल पार्क्स इत्यादि इत्यादि PLI स्कीम के थ्रू करने की जो योजना है, ये बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है KPR मिल्स के लिए। KPR मिल्स पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 565। 565 का टारगेट टेक्सटाइल स्टॉक का इस साल की थीम, जो 5 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स हैं उनमें से एक KPR मिल्स, इस पर करें खरीदारी। हिमांशु जी, आप भी बताएं आपकी 10 की कमाई सर। जी दीपांशु, तो 10 की कमाई के तौर पर जो पोजिशनली यहाँ पर मुझे स्टॉक पसंद है वो है LG इक्विपमेंट्स का। 214-215 रुपए के आसपास करंट लेवल है स्टॉक का। और स्टॉक बेसिकली अगर आप देखें तो ये एयर कंप्रेसर्स और ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में है। 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है। और मुझे लगता है कि एक और डेटा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि पिछले तीनों क्वार्टर्स में यहाँ पर FIs की तरफ से जो होल्डिंग है वो बढ़ते हुए नजर आई है। अब अगर हम स्टॉक को टेक्निकली देखें दीपांशु, तो यहाँ पर स्टॉक ने वन वे तेजी दिखाई, बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी दिखाई, और पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। अब मुझे लगता है कि वो जो कंसोलिडेशन है वो शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के बाद वापस से अपने नेक्स्ट मूव में चलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक आ रहा है। तो मुझे लगता है करंट लेवल 210-215 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करें, 205 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पहला टारगेट 230-232 रुपए का है, लेकिन जिस दिन ये स्टॉक 230 के ऊपर निकलता है आप इसमें और खरीदारी बढ़ाएं और 250-260 तक के टारगेट्स आपको आते हुए स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो LG इक्विपमेंट्स मेरी तरफ से 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी की सलाह है। LG इक्विपमेंट करें खरीदारी 10 की कमाई में, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके लिए। 205 का लगाना होगा स्टॉप लॉस, आपके लिए 230, 50, 60 टारगेट। छोटा सा ब्रेक के उस पार जय टक्कर देंगे आपको 10 की कमाई का शेयर भी, एक जैकपॉट शेयर भी आ रहा है। पोजिशनल पिक्स हैं विकास सेठी साहब और राजेश पालिया जी की तरफ से भी। आइए छोटा सा ब्रेक। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, विकास सेठी साहब, राजेश पालिया साहब, दे रहे हैं आपको SPL मिड कैप स्टॉक में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स। राजेश पालिया साहब ने कहा फाइन ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। राजेश जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। पोजिशनल पिक रहेगी रेमंड। ये स्टॉक में जिस तरीके से एक अप ट्रेंड बना हुआ है और इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी स्टॉक में देखे तो एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके डेली वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है रेमंड यहाँ से एक अच्छा करते हुए दिखेगा। अगर हम मंथली सेटअप भी इसको देखें तो कंटिन्यूस स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ है। तो रेमंड में बाय करने की सलाह रहेगी। 590 से 610 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस में इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 517, 518 के आसपास स्टॉक 20 के आसपास ट्रेड करे, तो यहाँ पे कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती तो भी इसको ऐड करें, एक्यूमुलेट करें। 475 का स्टॉप लॉस रखें। 610 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे रेमंड्स में आते हुए दिख सकते। ओके, रेमंड्स में यहाँ करें खरीदारी। 590, 610 तक के टारगेट। ओ, कमजोर बाजार में भी 4% मजबूत है, क्या बात है। वाह, तो ये है आपके लिए रेमंड्स में दमदार एक्शन आज के सेशन में बनता हुआ इस वक्त है। सेठी साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक, लॉन्ग टर्म पिक सेठी साहब की रही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सदाबहार, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है वो एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सोना कॉम्स, सोना BLW। ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। अभी 715-17 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सॉलिड क्वालिटी कंपनी है, जिसका हाल ही में टेस्ला ने जो 3 कंपनियां भारत में आइडेंटिफाई करी अपने ऑटो कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सोर्स करने में, उसमें ये भी वन ऑफ देम है। इसके अलावा शायद भारत फोर्ज और संधा टेक्नोलॉजीज, उनसे उनकी बात चल रही है। तो सोना BLW भी एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पे बिल्कुल फोकस्ड है। दमदार नतीजे थे सितंबर तिमाही के, हाल ही के लिस्टिंग है, ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। बाकी एक अच्छी खासी 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और बाकी जिस तरह से कंपनी सीरियसली इस सेगमेंट को परसू कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करना चाहिए। और हाल ही में थोड़ा करेक्ट हुआ है, अभी 715-18 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा पोजिशनली टारगेट है 760 रुपए का और 695 का स्टॉप लॉस।
आपके लिए सोना BLW प्रिसीजन, ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जो रडार पर है। NRB बेरिंग किसने कहा था? हाँ, विश्वेश जी ने। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी होती हुई दिख रही है। आइए, अब आपको फोन करना हो सकता है महंगा, या आपके लिए एज ए कंज्यूमर खराब खबर हो सकती है, लेकिन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है और इसी वजह से टेलीकॉम कंपनियां हैं आज फोकस में। क्यों है, बता रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए क्या है बढ़िया और बड़ी खबर टेलीकॉम कंपनियों के लिए? डेफिनेटली अनिल जी, इनफैक्ट टैरिफ हाइक्स की खबर जो है ना काफी टाइम से चल रही थी कि अब बढ़ाएंगे, अब फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है। भारतीय एयरटेल को लेकर सबसे पहला मूव आता हुआ दिख रहा है अभी, और आप देखिए जिस तरह से Q2 नंबर्स इनके आते हुए दिखे थे, वहां पर भी ये लीड लेते हुए दिखे थे, और अब आगे भी जिस तरह से इनके सब्सक्राइबर काउंट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले क्वार्टर्स में, और इस तरह के अपडेट जो अभी इस तिमाही में भी आते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली आगे के लिए पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। यहां पर अब खबर यह बन रही है कि 20 से 25% इन्होंने अक्रॉस अपने जो प्रीपेड प्लान्स हैं वहां पर ये अपने टैरिफ हाइक करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बेस प्लान अगर आप देखें तो जो 28 दिनों का प्लान है उसको 79 से बढ़ाकर अब 99 रुपीज कर दिया, यानी कि 25% की हाइक जो है आपको बेस प्लान्स में आती हुई नजर आई है। इसके हायर साइड के जो रेंज वाले प्लान्स हैं वहां पर लगभग 20% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली ये जो नए टैरिफ्स है वो 26 नवंबर से लागू होते हुए दिखेंगे, और इसके पहले इन्होंने 22 जुलाई को अपनी जो पोस्ट प्लान की कीमतें हैं उस पर बढ़त की थी, जिसका इंपैक्ट इनके जो Q2 नतीजे आए थे उसमें देखने को मिला था। जिस तरह से इनके एबिटा और ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें करीब 5.5% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। प्रीपेड स्मार्टफोन, इनफैक्ट प्रीपेड सेगमेंट की अगर आप बात करें तो जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वहां पर करीब 50 से 80% रेवेन्यू जो है आता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली प्रीपेड सेगमेंट में जिस तरह की हाइक्स हुई है, आगे आने वाली तिमाही में इनके जो नंबर्स आएंगे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में और आरपू में जिस तरह की बढ़त होगी उससे इनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर दूसरी तिमाही में जो जुलाई में इन्होंने पोस्ट पे टैरिफ हाइक्स लिए थे उससे ही इंपैक्ट एयरटेल में करीब 6.2% की बढ़त का हुआ था, जबकि जियो और वोडाफोन आइडिया में जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली थी वो करीब 4.1 से 2.8% तक रिस्पेक्टिवली रही थी। और कंपनी ने ग्राहकों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ाई थी Q2 में, जिसमें 27 लाख सबसे ज्यादा हाईएस्ट एडिशन भारतीय एयरटेल ने ही किए थे। तो डेफिनेटली जिस तरह से प्राइस हाइक्स हो रहे हैं और जो सब्सक्राइबर एडिशन हो रहे हैं उससे आगे चलकर कंपनी की आय में आपको जो टॉप लाइन नंबर्स दिखेंगे वो काफी दमदार रह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े फायदे की बात, लेकिन आज रिलायंस पे उसका असर नहीं है। दूसरी खबर का ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया और बैन में होने के बावजूद वोडाफोन, हाँ वोडाफोन आइडिया तो बैन में आने के बावजूद ये हाल है। बढ़िया एक्शन। ओके, तो भारतीय एयरटेल और हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद तो आया ही है, खरीदारी करने की राय भी है, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर रखिए नजर। आइए बिगुल क्या, जय से पहले ले लें उनकी 10 की कमाई का शेयर। जय बताइए। अनिल जी 10 की कमाई में जो मुझे पसंद है स्टॉक वो है फिनोलेक्स केबल्स। 598 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी काफी समय पहले मैंने इसको SPL मिड कैप स्टॉक में भी दिया था और लगभग 1 से 2 दफे दिया था, एक बार लॉन्ग टर्म में एक बार पोजिशनली, दोनों टाइम हमारे टारगेट हासिल हुए अनिल जी। और आई एम श्योर विश्वेश ने भी इसको काफी टाइम में रिकमेंड किया है और मुझे ऐसा लग रहा है जी जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, जो हिसाब से एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है, ये स्टॉक में लगभग हमें 750 तक के लेवल्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकते हैं जी। इसको खरीद कर चलना चाहिए। 530 का एक क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखे और 750 के टारगेट ऊपर रखे। वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया एंड मोमेंटम फिर से बाय क्रॉस ओवर दे चुका है जी, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। तो एक बेहतरीन आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया और वो है फिनोलेक्स केबल्स। ये है राय जय की, 750 के टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। जय देंगे आपको एक बेहतरीन जैकपॉट शेयर भी, लेकिन उससे पहले पाल साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ SPL मिड कैप स्टॉक्स में निवेश के लिए आज से फाइन ऑर्गेनिक्स और रेमंड्स के बाद। बताएं सर। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अनिल जी एलिकॉन इंजीनियरिंग। आज हालांकि स्टॉक 4% ऊपर है, लेकिन अगर इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है और स्टॉक अगर देखें वीकली और मंथली सेटअप पे भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन और हमने लास्ट सेशन में भी एक अच्छा मूव देखा, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन भी इसमें बनती हुई दिख रही है और अब ब्रेकआउट ऐसे मार्केट में भी ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन का देखने को मिला है। तो हमें लगता है यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग को बाय करना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से।
230 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो कोई भी डिप्स मिलती है तो इसको ऐड करें, 175 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 230 तक के हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग बाय करने की सलाह है। ओके, तो यह आपके लिए एलिकॉन इंजीनियरिंग खरीदारी करके चलें 230 के टारगेट के लिए। जय एक और कॉल देने के लिए तैयार हैं, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं। जी दीपांशु, मार्केट एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है और काफी वीकनेस देखने मिल रही है। टाइटन का पुट ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, 2440 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए दीप यहाँ पे, जो आपको मिलेगा करीब 35 रुपए 36 रुपए के रेंज में, 35 टू 36 के रेंज में आप खरीदे 2440 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन टाइटन का। मुझे यहाँ पे क्लियर कट एक वीकनेस नजर आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 2380 2360 तक के लेवल्स इनफैक्ट देखने मिल सकते हैं यहाँ पे दीप। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी 62, सेकंड टारगेट बन रहा है 70, 62 एंड 70 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे टाइटन का 2440 का पुट ऑप्शन दी एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस प्लेस करिए करीब 24 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर में क्लियरली एक सेल क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, टेक्निकली यहाँ पे लगभग 2380 2360 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिलेंगे। ओके, तो टाइटन इस पर आप कर सकते हैं बिकवाली और इसका जरिया है पुट खरीदने का। तो 36 पर पुट खरीदें 2440, टारगेट 62 और 70 के आपको बनते हुए दिखेंगे। जय जरा अपने जो कैश के ऑप्शन में पुट कॉल आपने दी थी ओपनिंग पर 17800 का, वहां पर भी टारगेट्स आगे होंगे, जरा इस कॉल का भी अपडेट दे दें। बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पे लगभग हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल्स पर चल रहा है 232 के आसपास दीपांशु ट्रेड कर रहा है। हमारे टारगेट्स तो काफी अग्रेसिव हमने दी है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी बने रह सकते हैं पुट ऑप्शन में। जिन्हें प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में इंट्राडे या तो क्विक मूव आया है उसके लिए प्रॉफिट बुक करना है तो करे, या तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं जो करीब हमने 124 के आसपास दिया था, इधर कॉस्ट पे करे या तो 140 पे करे। वीकनेस अभी भी है दीपांशु, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे फ्रेश ट्रेड लेना है तो 17700 का पुट भी ले सकते हैं। ओके, फ्रेश ट्रेड लेना है तो 17700 का पुट लें, वरना बने रहें इस कॉल के साथ। 17600 के लेवल पर बाजार फिसलते हुए दिख रहा है, 1% की गिरावट। परसेंटेज वाइज देखें तो गिरावट वैसी नहीं है, बट ऑफ कोर्स पॉइंट वाइज देखें तो वीकनेस है, करीब 165 170 पॉइंट्स नीचे इस समय निफ्टी कर रहा है ट्रेड। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, ब्रेक के बाद सेठी साहब आपको बताएंगे उनकी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक सफायर फूड्स के मैनेजमेंट के साथ भी बात करनी है। बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद, और बाजार पर वीकनेस बढ़ रही है। ब्रेक से पहले हम जब गए थे 17600 के नीचे निफ्टी आया था और अब डेज लो पर है, 17580 के लेवल पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है। सर आज सुबह 575 का आपने फाइनल सेल टारगेट दिया था, लगभग एग्जैक्टली उसी टारगेट पर आ गया बाजार। क्या चल रहा है? बिल्कुल दीप बाबा, मेरे ख्याल से फ्रेश मंदी जो होगी वो 17500 के नीचे होगी। 17500 17575 आज का हमारा जो सपोर्ट रेंज है लोअर लेवल का 500-575 उस रेंज में आ रहा है, तो एक्सपायरी के पहले थोड़ा सपोर्ट लेगा। बेसिकली ओवरसोल्ड मार्केट में यही होता है। आज जैसे आपको गैप अप ओपनिंग मिली तो 100 पॉइंट का आपको ओवरसोल्ड मार्केट में गैप अप मिला, वो कितनी देर टिकता है वो अलग बात है। सिमिलरली हो सकता है एक नीचे से आपको 17500 525 या 575 पे रुक के जहाँ भी रुक के एक रिकवरी दे। तो बेसिकली रिकवरी में आपको हल्के भी होते रहना है, इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर आप फंसे हुए तो बेचते भी जाइए। बैंक निफ्टी ने भी और फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है क्योंकि 37,750 के नीचे, और निफ्टी भी 17,613 का जो लो बनाया था उसके नीचे आया, तो थोड़ी सी दिक्कत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो उछाल में हल्के होते रहे, जब भी आपको रिकवरी मिले वही बेटर है। उछाल में हल्के होते रहे, रिकवरी मिले। अब मेन प्रॉब्लम वही है, डिमांड सप्लाई। बेसिकली एफआईज की बिकवाली जोर से है। यस सर। और लेने वाले इस वक्त गायब है, कन्विक्शन नहीं है, मतलब किसी को लेना नहीं है। अब लोकल फंड्स ले रहे हैं, ठीक है, उनकी बात अलग है, बट ट्रेडर्स को किसी को लेना नहीं है और एफआईज को बेचना है, तो नेचुरली जो डिमांड है उससे सप्लाई ज्यादा है, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल सर, और उसका इंपैक्ट डेफिनेटली स्टॉक्स पर भी आते हुए दिख रहा है। डेज लो पर है बाजार, पर कॉल्स हैं ट्रेडिंग की, दोनों तरफ के मौके हैं। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, मेरा मार्केट का व्यू बहुत ही ज्यादा खराब है। मॉर्निंग में विश्वेश ने हेड एंड शोल्डर की बात की थी, मेरे हिसाब से उसका कंफर्मेशन अभी आ रहा है और मुझे बेचना है बजाज फाइनेंस। हालांकि थोड़ा सा नीचे है, मेरा 7250 का लेवल है जहां बेचना था, अभी ऑलरेडी 50-60 रुपए नीचे है, लेकिन ड्यूरिंग द डे बाउंस बैक्स आ सकते हैं, तो यहां से लेकर 7250, 71, 7300 तक बेचे। मेरा टारगेट बजाज फाइनेंस में 6850 है, बहुत ही ज्यादा खराब है। एग्जैक्टली निफ्टी का पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये मार्केट बाय करने का नहीं है, वीक स्टॉक को आपको बाउंस पे बेचना है और शॉर्ट करने का है अगर बाउंस बैक्स आते हैं तो। ओके, तो बजाज फाइनेंस है आपके लिए शॉर्ट कॉल, ये आता हुआ इस वक्त वागले साहब की तरफ से। बाजार और बजाज फाइनेंस दोनों पे है कमजोरी का माहौल, 6850 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या रखना है वागले साहब? अनिल जी, वो थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि मुझे बेचना है बाउंस पे 7300 तक, मेरा स्टॉप लॉस 7410 होगा, और लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा है 6850, 6800 का, यहां से 400 पॉइंट का नीचे का टारगेट है। और ये पोजिशनल कॉल है, मैं ये नहीं कहता कि आज के दिन में आएगा, लेकिन 1 से 2 दिन, मे बी ऑन एन आउटर साइड 3 दिन में ये टारगेट आना चाहिए। ओके, 7200 7300 के रेंज में बेचिए और ऊपर में 7410 का स्टॉप लॉस लगाइए 6850 तक के टारगेट के लिए। आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक, पसंद है उन्हें आईबुल रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म, सोना BLW पोजिशनल। सेठी साहब बताएं आज की आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो एक कॉमन स्टॉक हो गया है सिद्धार्थ सेरानी जी के साथ, जो अभी थोड़ी देर पहले रिकमेंड करके गए, KPR मिल्स। ये स्टॉक अभी 495 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनी है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी हाल ही में धनतेरस के दिन जो स्पेशल प्रोग्राम हुआ था जी बिजनेस पे, उस पर रिकमेंड किया था। उस दिन 465 के लेवल पे रिकमेंड किया और वहां से इसने 548 के हाईज टच करे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अब वहां से करेक्ट होकर ये 495-97 के लेवल पे आ गया। बट एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जो टेक्सटाइल स्पेस में एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसकी हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। जिस तरह से चाइना +1 की स्ट्रेटजी का फायदा हो रहा है भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज को, और सरकार ने जो PLI स्कीम दी है उसका भी फायदा है। बाकी इस कंपनी में टेक्सटाइल के अलावा शुगर का भी कारोबार है। इस कंपनी की करीबन 10,000 टन की कैपेसिटी है पर डे की। फिर एथेनॉल भी बनाती है जो कि 230 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी है। तो इस तरह के बिजनेसेस में है जो कि सभी फोकस में है, या आज के माहौल में बाजार में पसंदीदा सेक्टर्स है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अराउंड 22% के ROE है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20%, डेट इक्विटी रेशियो ओनली 0.26, और बाकी FIIs DIIs में अराउंड 17% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है L&T, DSP, निप्पॉन, ABSL और टेम्परटन। और इस सितंबर तिमाही में नतीजे बेहद दमदार थे। 242 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल सितंबर तिमाही में 112 करोड़ था, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो जून क्वार्टर में 168 करोड़ के सामने 242 करोड़ का पैट था। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अच्छी तेजी बननी चाहिए। 525 के मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 485 रुपए। 485 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें 525 के टारगेट के लिए। ये राय है सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने के लिए आज से KPR मिल्स में। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। अब मुलाकात करेंगे हाल ही की लिस्ट हुई कंपनी, पिछले हफ्ते की लिस्टिंग सफायर फूड्स, गुरुवार को लिस्ट हुई थी ना, गुरुवार को लिस्ट हुई थी पेटीएम के साथ। आइए करेंगे मुलाकात सफायर फूड्स के टॉप मैनेजमेंट से। पहले तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। 2009 में इस कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरुआत हुई थी, और भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि हमारे यहाँ श्रीलंका, मालदीव्स, इसमें यम फ्रेंचाइजी के ऑपरेटर्स में से एक है, और श्रीलंका की सबसे बड़ी इंटरनेशनल QSR चेन है ये कंपनी। और जो जून 2021 के आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें इनके पास भारत और मालदीव्स में मिलाकर 209 KFC रेस्टोरेंट है। भारत, श्रीलंका, मालदीव्स तीनों जगह मिलाकर 239 पिज्जा हट है, और श्रीलंका में 2 टैको बेल रेस्टोरेंट हैं। ये सारे कंपनी चलाती है। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। इशू की प्राइस थी 1180 रुपए, 6.5 गुना के आसपास इशू सब्सक्राइब हुआ था। उसमें QIB का हिस्सा 7.5 गुना था, HNI का हिस्सा 3.5 गुना, और रिटेल लगभग 9.25 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1350 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी, 14-15% प्रीमियम पर 1180 रुपए की इशू प्राइस। अब गुरुवार को
ऊपर लिस्ट होने के बाद थोड़ा हल्का हुआ है और आज इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये स्टॉक 1180 की इश्यू प्राइस से भी नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। तो थोड़ी इश्यू आने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है स्टॉक में। अब 1130-35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और ग्रुप सीईओ भी हैं वो संजय पुरोहित साहब। और संजय पुरोहित साहब मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके हैं, IIM बेंगलोर में पढ़ाई कर चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आपका 30 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है। पुरोहित साहब क्या कहेंगे, जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला उसके हिसाब से लिस्टिंग उतनी दमदार हुई नहीं हुई तो भी अब इश्यू प्राइस के नीचे है, क्या आप समझते हैं कि ये इश्यू की प्राइसिंग ठीक थी या फिर थोड़ी और अट्रैक्टिव करनी चाहिए थी? अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे। मैं पहले तो हमारे सब शेयर होल्डर्स को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया, हमारे शेयर होल्डर्स बने। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट का थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहेगा, हम उस उतार चढ़ाव में हम एक कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड कंपनी। अब सर जाहिर सी बात है आपकी कंपनी को देवयानी के साथ कंपेयर किया जाता है और लगभग आपका सिमिलर बिजनेस मॉडल है, सिमिलर ब्रांड्स हैं। इंटरेस्टिंगली देवयानी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गई समय से पहले। अब आपके साथ भी शायद लोगों को जो चिंता है वो यही है कि सफायर प्रॉफिट में कब आएगा। वित्त वर्ष 2021 में आपके लगभग 100 करोड़ का लॉस था, हालांकि आपने लॉस कम किया है वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले में। इसका एक अंदाजा दें, आप कब तक उम्मीद रख रहे हैं या आपका क्या टारगेट है, कब तक कंपनी प्रॉफिट में आए? ओके, शायद पुरोहित साहब से थोड़ा सा संपर्क हमारा टूटा है, हम फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच बाजार थोड़े और फिसलते हुए दिन के निचले स्तर पर। अच्छा, पुरोहित साहब जुड़ चुके हैं। पुरोहित साहब, आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो जवाब दें, नहीं तो मैं फिर से पूछूं सर। यस प्लीज जी। तो सफायर फूड्स की जो ऑपरेटिंग हिस्ट्री है वो शॉर्ट ऑपरेटिंग हिस्ट्री है। 5-6 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं। जब हमने स्टोर्स अक्वायर किया था तब लॉस मेकिंग कंपनी था। आज अगर हम देखेंगे तो टॉप 3 कंपनीज में से हम शामिल है इन टर्म्स ऑफ ईबिटा मार्जिन। लास्ट ईयर हमारा ईबिटा मार्जिन 18.9% था। कोविड के टाइम पे हमारी जो स्टोर्स की ग्रोथ है वो हम एक्सपेंशन वैसे हम करते जा रहे हैं। जैसे हमारा स्केल बढ़ते जाएगा, ये जो हमारा जो 18.9% ईबिटा मार्जिन है वो पीएटी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, मेरी यही उम्मीद है। ओके, तो चलिए, उम्मीद है कि जल्दी से मुनाफा में आए और वही लोग देखना चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूं सर, वो ये कि श्रीलंका में आपका बड़ा कारोबार है और श्रीलंका थोड़ी अपने उसके देश की समस्याएं हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, विदेशी जो उनका निवेश है उसकी वैल्यू काफी घटती हुई दिख रही है। आपका क्या प्लान है श्रीलंका को लेकर? अपने जो आपके जो भी वहां पर एक्सपेंशन प्लान है उसको होल्ड पर रखेंगे, कम करेंगे, या फिर जो वहां पर फॉरेन करेंसी उनकी जो करेंसी की गिरावट तेजी से हो रही है उसमें आप अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या विचार है आपका? तो एक तो श्रीलंका, हाँ, कंट्री में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ टर्मोइल देयर, बट हमारा जो बिजनेस है वो इट इज अ रॉक स्टार बिजनेस। एक तो वी आर द लार्जेस्ट QSR चेन इन द कंट्री। पिज्जा हट इज द लार्जेस्ट QSR चेन, और कोविड के टाइम पे और अभी भी हमारा दोनों स्टोर ग्रोथ और सेम स्टोर ग्रोथ इज रियली रियली वेरी वेरी स्ट्रांग। और ये है इसलिए क्योंकि हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है श्रीलंका में, ओमनी चैनल का, डाइन इन, डिलीवरी, टेक अवे, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस टाइम पे भी अनिल जी हमारा बिजनेस एकदम स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये आपके लिए श्रीलंका के प्लान से, चलिए, बिजनेस मॉडल मजबूत है, लेकिन आप ही के लिए नहीं, आपके सेक्टर के सभी कंपनियों के लिए एक थोड़ी सी मुश्किल वाली खबर है कि 1 जनवरी से क्लाउड किचन्स वगैरह पे भी 5% GST लगेगा। आप पास ऑन कर देंगे सर, या फिर थोड़ा मुनाफे पर दबाव आएगा? डिमांड कम होगी क्या अगर पास ऑन करेंगे तो?
तो हम तो क्लाउड किचन्स हम तो चलाते नहीं है अच्छा, अनिल जी। ओके। हमारी ये बिलीफ है कि हम ओमनी चैनल स्टोर्स चलाते हैं जहां पे डाइन इन, डिलीवरी और टेक अवे तीनों चैनल्स इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों, वो बड़ा सिंपल सा इशू है। जो हम स्टोर बनाते हैं वो ज्यादातर उसका जो कॉस्ट है वो बैक एंड किचन बिठाने में हमारा कॉस्ट रहता है। तो अगर 70% कॉस्ट है किचन बनाने में, तो व्हाई नॉट जितना पोटेंशियल, जितना सेल्स पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करें। इसीलिए डाइन इन इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, टेक अवे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम तो क्लाउड किचन्स में इतना बिलीव नहीं करते, तो हमारे ऊपर ये असर नहीं पड़ेगा। सर आपके लिए उल्टा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो लोग क्लाउड किचन के जरिए ये बिजनेस है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, शायद आपके लिए तो बड़ा फिर ये उल्टा रिलेटिवली अच्छा हो गया एक खबर। अच्छा, अब ये बताएं सर, हिंदुस्तान में आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? KFC को लेकर, पिज्जा हट, टेको बेल, इस फाइनेंशियल ईयर में अंत तक, मार्च 2022 तक आपको क्या लगता है कितने आपके स्टोर्स हो जाएंगे, कितने आउटलेट्स हो जाएंगे, ये बताइए सर। तो हम कोविड के टाइम पे भी हमने एक्सपैंड किया। तो H2 FY21 अगर देखेंगे तो करीबन 27 स्टोर्स हमने खोले। अभी इस फर्स्ट हाफ में हमने करीबन 42-44 स्टोर्स खोले हैं, और उनमें से अगर हम Q2 देखेंगे तो अबाउट 34 स्टोर्स हमने Q2 में खोले हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इस ग्रोथ रेट से कंफर्टेबल हूं, इस स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ के हिसाब से मैं कंफर्टेबल हूं। चलिए, ये आपके एक्सपेंशन प्लान। अब सर ये एक्सपेंशन प्लान के लिए पैसे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल दिया है, कंपनी ने तो पैसे लिए नहीं IPO से, थोड़ा वो बाजार को वो भी अच्छा नहीं लग रहा कि थोड़ा पैसा कंपनी में जाता तो और अच्छा। तो क्या आपके कैश फ्लोज इतने मजबूत हैं कि ये सारे एक्सपेंशन प्लान आप हो जाएंगे, या फिर कुछ कर्ज लेना पड़ेगा? तो IPO के पहले 4-5 महीने पहले हमने एक प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में 474 करोड़ हमने रेज किया था, ओनली फॉर आवर एक्सपेंशन पर्पसेस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। तो अगर 474 का कैश बैठा है हमारे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रांग। हमारा डेट जो है वो मामूली डेट है, अबाउट 70 करोड़ डेट है, और हमारे जो इंटरनल आपके लिए राय इस वक्त जी 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 सर, इन तीनों को लेकर के इट इज इनफ फॉर आवर एक्सपेंशन प्लान्स। एक और चीज बताएं सर, आप रॉयल्टी जो अभी दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, और इस रॉयल्टी में कम ज्यादा होने के कोई आसार आगे फ्यूचर में? तो हमारी जो रॉयल्टी है वो करीबन 6% रॉयल्टी है जी। और ये रॉयल्टी अगर आप देखेंगे तो यम ब्रांड्स का स्टैंडर्ड रॉयल्टी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। चलिए बढ़िया, तो पूरे विश्व भर में यही है रॉयल्टी का सीन, और इस वजह से, और देखिए स्टॉक निचले स्तर से जबरदस्त रिकवर करता हुआ दिखा है। लगभग 100 रुपए की रिकवरी आई है जब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से, 1045 से 1150 पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का, इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ पुरोहित साहब की बात सुनने के बाद। धन्यवाद सर, हमारे लिए समय दिया आपने, और उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट की आपकी ये जो पारी की शुरुआत हुई है बड़ी जबरदस्त है। आप और आपके इन्वेस्टर्स सारे अच्छी वेल्थ कमाएं आपकी शेयर में इन्वेस्ट करके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुरोहित साहब। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके, बाजार इस बीच कमजोर है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, लेकिन वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। रिकवरी है लेकिन बाजार नहीं, हल्की फुल्की सी थोड़ी सी आती है और उसके बाद ढीला हो जाता है मामला। ऐसे में जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। अनिल जी, वोल्टास में मुझे वीकनेस नजर आ रही है। इसका 1200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे आप, 13.5-14 के रेंज में मिल रहा है, इसको आप खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना होगा अनिल जी, 7 रुपए पे। तो 13.5-14 के रेंज में खरीदे, 7 पर आप स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट जो रहेगा वो 23 का रहेगा, दूसरा टारगेट बन रहा है 28 का, 23 एंड 28 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। वोल्टास का 1200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है जी, मुझे बहुत ही क्लियर इसमें वीकनेस नजर आ रही है, और जो हिसाब से यहाँ पे भी शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दी शॉर्ट टर्म लगभग 1170-1160 ये लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं।
तो ये है आपके लिए वोल्टास 1200 का पुट खरीद कर चले, यहां पर भी कमजोरी आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। फिलहाल स्टॉक में भी आप वीकनेस इस समय देख रहे हैं, करीब 3.5% की। एक और स्पेस जहां पर दोनों तरफ के एक्शन आ रहे हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स, एक्सपोर्टर्स को इतना असर नहीं है, बट डोमेस्टिक कंपनीज और स्पेशली चुनिंदा प्रोडक्ट्स बनाने वाली टेक्सटाइल कंपनीज पर इंपैक्ट है, फुटवेयर स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट है। आइए जानते हैं इसकी वजह। देवांशी हमारे साथ हैं तैयार। देवांशी बताइए, जो जीएसटी दरों के बदलाव हुई है, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है और इसका इंपैक्ट कैसे देखना है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये जितने भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको ठीक करने के बाद सितंबर में ही यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दी थी, जो सीबीआईसी है उनकी तरफ से अब मंजूरी आ चुकी है कि जो नए रेट्स हैं वो 1 जनवरी से लागू होते हुए दिखेंगे। पहले क्या होता था कि 3 रेट्स होते थे, 5%, 12% और 18%। तो कोई कोई चीजें थी जिस पर उनका जो रॉ मटेरियल है उस पर 12% या 18% लगता था, लेकिन जब वो माल बेचते थे तब उनको 5% या 12% मिलता था, तो मिसमैच हो जाता था इनपुट जो क्रेडिट था उस पर। और इसके चलते अब वो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको ठीक किया गया है। तो आने वाले समय में अगर आप देखें तो एक यूनिफॉर्म रेट्स अप्लाई किए जाएंगे। 12% का जो यूनिफॉर्म रेट्स है वो फुटवेयर और साथ ही अपैरल्स पर यहाँ पे अप्लाई करने की बात आई जा रही है। आप देखिए जो 1000 रुपए से कम की कीमतें वाले जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि फुटवेयर है, अपैरल्स हैं, जो कि उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना था या उम्मीदें उनकी ये थी कि 5% का यूनिफॉर्म जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई किया जाए। और अगर आप देखें तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ऑलरेडी, क्योंकि 1000 रुपीज से कम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री बहुत ज्यादा होती थी और अब धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिख रही है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे उन्होंने जो जीएसटी दरें हैं वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दी हैं। इसके चलते ऐसे जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स, उनको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखेगा। उनका मानना है कि जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो सकती है ऐसे टाइम में। और इसके चलते आप देखिए जो बाटा है, रिलैक्सो फुटवेयर है, लिबर्टी है, इन सब पर थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। अगर अपैरल साइड पर आप देखें तो वी मार्ट है, एबी फैशन है, डी मार्ट, जो ऐसे अप्रैल्स बेचते हैं उन पर डिमांड वाइज थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और साथ ही जो ओवरऑल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ 15 से 20% ऐसा सेक्शन है जिनको ये मिसमैच का इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा था। बाकी लोगों को थोड़ा सा डिमांड पर इंपैक्ट हो सकता है और इसके चलते थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। ओके, तो जीएसटी की दरों में बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इसके चलते हुए टेक्सटाइल और साथ ही जूतों वाले शेयरों पर है आज दबाव। टेक्सटाइल यहाँ पर जीएसटी 12% हो जाएगा, 5 से पहले सोचे 12 वालों को 5 में ले आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ये उम्मीद वैसी थी कि 5% पे यूनिफॉर्म रेट्स कर दिया जाए। ओके, लेकिन फिर टेक्सटाइल स्टॉक गिरे नहीं, उल्टा मजबूती है। नहीं सर, जैसे रेमंड हो गया तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका लग्जरी ब्रांड ज्यादा हो जाता है जिन पे 18% लगता था। अब वो कम होके सीधा 12% हो जाएगा। और वो एमएमएफ और 3-4 कैटेगरीज हैं जिन पर 12% का यूनिफॉर्म रेट्स हैं। ओके, तो मतलब जो रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर हो गई कि 18 वाला 12 हो गया, जो लग्जरी वाले हैं। हाँ। लेकिन वी मार्ट है, जैसे कि डी मार्ट है, सस्ते वाले बेच रहे हैं उनके लिए मुश्किल, हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट वाले जो है उनको ज्यादा उनको इम्पैक्ट। चलिए बढ़िया। तो देवांशी आपके लिए अच्छी खबर है, आप तो महंगे वाली खरीदती होंगी। हाँ सर, थोड़े थोड़े अरे कुछ भी हाँ तो बोलो। हाँ मतलब ये इसमें ये अच्छी बात है। मतलब गुजराती लोगों के पास पैसे क्या कम है कभी नहीं है। ऐसे गुजराती लोगों के पास नहीं होता है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा जीएसटी दरों का अपडेट। आइए शो का समापन करें, उससे पहले वागले साहब के लिए एक बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, अनफॉर्चुनेटली सेल कॉल ये कोटक बैंक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। 2000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, अभी 1991, 92 है, यहाँ पर बेचे 2000 तक बाउंस आता है वापस तो और ऐड करें। 2016 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1910, 1905 या मे बी इवन 1915 है कि यहाँ से एक 80 से 90 रुपए की डाउनफॉल मुझे दिखती है, शायद आज के दिन में ही आ सकती है। ओके, तो कोटक बैंक में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक एक और है जो यहां से हो सकता है कमजोर, इस पे नजर रखिए शॉर्ट साइड पर आप। आइए, बाजार कमजोरी है, 17,600 के नीचे निफ्टी इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कोई खास रिकवरी आती नहीं दिख रही किसी भी लेवल से। और बैंक निफ्टी में भी 37,500 के नीचे कारोबार होता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स तो 60,000 के काफी नीचे, लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। विदा लेने का वक्त है आप सभी महानुभावों से। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर और राजेश पालवे साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे वक्त निकालने के लिए आज के सेशन में। आइए आप सभी से लेंगे विदा, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। देशदीप तैयार है? जय हिंद।